हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान विषय की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 3 धातु एवं अधातु के सभी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न की। हमने आपकी ब्लूप्रिंट पर आधारित चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उनकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक यानी कि Zn की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे होते हैं उन पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो देखें, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कि टीन की अपेक्षा जो जिंक है वो अधिक क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है। जिंक की अपेक्षा जो आपका टीन है वो क्या होता है, वो आपका ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। देखो, मैं पता है कि जो आपका जिंक है वो टीन की तुलना में क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। यदि हम खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर किसका लेप करें, जिंक का लेप करें, तो जिंक क्या करेगा, भोजन के अंदर मौजूद जो आपके अम्ल है उनके साथ अभिक्रिया करेगा और जिसकी वजह से जो हमारे खाद्य पदार्थ है वो क्या हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे अथवा विषैले हो जाएंगे। और इसी वजह से जो आपके खाद्य पदार्थ से बने डिब्बे होते हैं उन पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। टीन जिंक की तुलना में कम क्रियाशील है, इस वजह से वो खाद्य पदार्थों के साथ जो अभिक्रिया है वो नहीं करता है और किसी भी प्रकार से हमारे खाद्य पदार्थों को दूषित अथवा विषैला नहीं करता है। इसी वजह से खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय किसका लेप किया जाता है, आपके टीन का लेप किया जाता है। आगे बढ़े, दूसरा है कि विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए कौन सी मिश्र धातु को प्रयुक्त करते हैं। कौन से तार, आपके जो विद्युत तार होते हैं उनकी वेल्डिंग के लिए हम कौन सी मिश्र धातु को काम में लेते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सोल्डर। कौन सी धातु, सोल्डर मिश्र धातु का उपयोग हम तारों को वेल्ड करने के लिए काम में लेते हैं। अब जो आपकी सोल्डर है ये किससे मिलकर बनी होती है, तो ये बनी होती है आपके लेड यानी कि सीसा सीसा और आपके टिन, इन दोनों से मिलकर बनी होती है। और इसका जो गलनांक है, गलनांक क्या होता है, इसका जो गलनांक है वो काफी कम होता है। गलनांक क्या होता है, गलनांक कम होता है। ठीक, और कम गलनांक की वजह से ही इसका उपयोग वेल्डिंग के लिए आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसका गलनांक कम है तो यह आसानी से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। साथ ही साथ तारों के जोड़ों को यह एक मजबूत बंधन भी प्रोवाइड करवाता है। इसी वजह से आपके तारों की वेल्डिंग के लिए सोल्डर का उपयोग किया जाता है। वही बात करूं मैं आपके पीतल और कांचा की, इन दोनों का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, तो इसका कारण है कि इनका जो उच्च गलनांक है उस वजह से, इनका गलनांक कैसा होता है, इनका गलनांक उच्च होता है, इस वजह से इनका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़े, तीसरा है कि सोल्डर मिश्र धातु का गलनांक बहुत कम होता है, इसमें शामिल है। तो अभी बताया मैंने कि जो आपकी सोल्डर मिश्र धातु है वो किन किन से मिलकर बनी होती है, तो आपके लेड और टिन से मिलकर बनी होती है आपकी सोल्डर मिश्र धातु। अब इसमें जो लेड है और आपका क्या है, टिन है। तो लेड लगभग 50% होता है और टिन भी आपका कितना होता है, लगभग 50% होता है। ये दोनों ही लगभग समान मात्रा के अंदर मिले होते हैं। ठीक, आगे बात करें, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। इनमें से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही आपके हीरा, आपका ग्रेफाइट और आपका फुलरीन, ये तीनों ही क्या है, कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। ठीक, हीरे के बारे में अगर मैं ज्यादा बात करूं तो यह प्रकृति का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, या कहे यह सबसे कठोर यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। यह क्या है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है।
जिसमें होता क्या है कि एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधों के माध्यम से जुड़ा होता है। फिर दूसरा है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, कार्बन परमाणु की जो संरचना होती है वो षटकोणीय परतों के अंदर व्यवस्थित होती है और एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। वही जो आपका फुलरिन है, यह कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी एक गोलाकार अणु क्या होती है, गोलाकार अणुनुमा संरचना होती है। और इसके अलावा मैं बात करूं कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप की, ये तो कौन से अपर रूप है, क्रिस्टलीय। अगर मैं बात करूं अक्रिस्टलीय अपर रूप की, इसकी अक्रिस्टलीय अपर रूप की, तो अक्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं, तो अक्रिस्टलीय अपर रूप है आपके जैसे कोयला हो गया, इसके अलावा चारकोल हो गया और इसके अलावा काजल हो गया, है ना, ये आपके अक्रिस्टलीय अपर रूप है। आगे बढ़े, पांचवा प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन को किनके साथ मिश्रित किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन को किसके साथ मिश्रित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा निकल और क्रोमियम के साथ में, क्योंकि जो आपकी स्टेनलेस स्टील है ये क्या है, आपकी एक मिश्र धातु है। कौन सी धातु है, मिश्र धातु है। ठीक, जो किससे मिलकर बनी होती है, जो आपके आयरन, आपके निकल और आपके क्रोमियम, इन तीनों से मिलकर बनी होती है। आयरन, निकल और क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। ये क्या करती है, जो स्टेनलेस स्टील होता है ये आपके एक ऐसी धातु है जिस पर आसानी से जंग नहीं लगता है ना, और इसमें कार्बन की मात्रा भी थोड़ी शामिल होती है। तो इसमें जो आपका स्टील होता है, ये स्टील को, यानी जो क्रोमियम है, क्रोमियम क्या करेगा, क्रोमियम क्रोमियम जंग से बचाने का काम करता है, क्रोमियम जंग से बचाने का काम करता है। फिर आपका जो निकल है वो इस स्टील को क्या देता है, मजबूती और चमक देता है। क्या देता है, मजबूती और चमक। ठीक, और बाकी आयरन का गुण तो है ही है, क्योंकि ये आयरन से ही मिलकर बना होता है। तो ये था स्टेनलेस स्टील। आगे बात करें, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अधातु है वो है आपकी ब्रोमीन। कौन सी है, ब्रोमीन आपकी एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है ना। अगर अन्य धातु बात करूं, जैसे कार्बन है, फास्फोरस है और सल्फर है, कार्बन, फास्फोरस और सल्फर, ये तीनों ही आपके कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था के अंदर पाई जाती है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है, अगर देखो अधातु की जगह क्या पूछ लेता, धातु पूछ लेता कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो कौन सी है, आपकी पारा है, मरकरी है। लेकिन अधातु पूछा है तो अधातु में क्या होगी, आपकी ब्रोमीन होगी। आगे बढ़ते हैं, सातवां, धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो धातु कौन सी होगी, पारा होगी, Hg, मरकरी। ये क्या है, ये धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। बाकी तांबा, सोडियम और कैल्शियम ये तीनों ही ठोस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। बात करूं मैं पारे के उपयोग की कि इसका उपयोग कहां होता है, तो थर्मामीटर के अंदर, ठीक है, जो ताप मापने का यंत्र होता है। इसके अलावा बैरोमीटर, जो दाब मापने का यंत्र होता है। और इसके अलावा अन्य वैज्ञानिक उपकरणों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अन्य वैज्ञानिक उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। क्या बोल रहा है, कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, तो सीधी सी बात है, अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है, अधातुएं। अधातुएं आपकी क्या बनाती है, अधातुएं आपकी अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अधातुएं आपकी अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो इसमें से जो अधातु होगी वो क्या बनाएगी, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी। तो इसमें से जो अधातु है वो है आपका कार्बन। वो क्या है, आपका कार्बन है। बाकी ये तीनों क्या है, बाकी ये तीनों आपकी धातु है। और धातु कौन सा ऑक्साइड बनाती है, तो धातुएं आपके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। कौन से ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है आपकी धातुएं। तो आपको याद रखना है कि यह धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि आपकी धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। आगे बढ़े, 9वां प्रश्न है आपका कि वायु में लंबे समय तक उदासन से, वायु में लंबे समय तक
उदासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। यानी वायु के अंदर यदि हम लंबे समय तक चांदी की वस्तुओं को रखें तो वो क्या पड़ जाएगी, काली पड़ जाएगी। यह किसके बनने से होता है? तो यह क्यों होता है? तो यह होता है सिल्वर सल्फाइड के बनने से। किसके बनने से? सिल्वर सल्फाइड के बनने से ऐसा होता है। होता क्या है कि जो आपकी सिल्वर है, चांदी है, ये वायु के अंदर जो आपका सल्फर मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है? सल्फर, या जिसे हम गंधक भी कहते हैं। तो गंधक के साथ क्या करती है? धीरे धीरे अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है? सिल्वर सल्फाइड बनाती है। ठीक है। और ये जो सिल्वर सल्फाइड है ये कौन से रंग का होता है? ये आपके काले रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? काले रंग का होता है। इस वजह से चांदी की वस्तुएं समय के साथ काली पड़ जाती है। और ये किसका उदाहरण है? तो चांदी की वस्तुओं का जो काला पड़ना है वो उदाहरण है आपके संचारण का। किसका उदाहरण है? संचारण का उदाहरण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10वां, एक्वारेजिया के अंदर सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात के अंदर मौजूद होते हैं? तो किस अनुपात में होते हैं? 3:1 में। यानी आपका HCl और HNO3 ये दोनों ही 3:1 के अंदर मिले होते हैं। एक्वारेजिया, जिसका दूसरा नाम है अम्लराज, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग धातुओं से बनी वस्तुओं को गलाने के लिए किया जाता है। ये सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी जो अक्रियाशील धातु होती है उनको भी घोलने में सक्षम होता है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? इसी वजह से इसको अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। आगे 11वां है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला एक यौगिक बनाती है। यह यौगिक जल के अंदर क्या है? विलय यानी घुलनशील है। तो यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व है आपका, वो होगा कैल्शियम। क्योंकि जो आपका कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा? एक उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाएगा, है ना। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा? एक उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाएगा जो धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया से बनते हैं। यानी एक प्रकार का वो क्या होगा? आयनिक यौगिक होगा। आ गया समझ में? तो यहां पर अगर मैं कैल्शियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ बताऊं तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, जो क्या है आपका? जो आपका एक आयनिक यौगिक है। क्या है? ये आपका एक आयनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। और इसका गलनांक कैसा होगा? तो इसका गलनांक उच्च होगा, उच्च गलनांक वाला ये यौगिक होगा। ठीक। और साथ ही साथ ये जल के अंदर कैसा है? तो जल के अंदर ये विलय है यानी घुलनशील है। जल के अंदर विलय है। ठीक। आगे देखो, यहां पर ये कार्बन और सिलिकॉन दिए हुए हैं। ये दोनों क्या हैं? तो ये दोनों आपकी अधातु है। क्या है? अधातु। और यहां पर प्रश्न में क्या पूछा है? धातु पूछा है। साथ ही साथ बात करो आयरन की, तो आयरन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? Fe2O3 बनाता है या आपका Fe3O4 बनाता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। जो आयनिक यौगिक तो होते हैं लेकिन जल के अंदर ज्यादा घुलनशील नहीं होते हैं, तो इस वजह से यहां पर इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम। आगे बात करें 12वां, इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? तो इसमें से जो CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है? ये आपका आयनिक यौगिक नहीं है। क्योंकि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। धातु आयनिक यौगिक किससे बनते हैं? तो धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या बनते हैं? स्थानांतरण से आपके आयनिक यौगिक बनते हैं। ठीक है। जबकि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनते हैं। तो यहां पर आपके ये KCl, NaCl और AgCl, ये तीनों क्या है? पहला, दूसरा और अंत वाला, ये जो तीनों हैं ये क्या है आपके? ये तीनों आपके आयनिक यौगिक है। कौन से यौगिक है? आयनिक यौगिक है। ठीक है। जबकि जो आपका CCl4 है ये आपका कैसा यौगिक है? यह आपका सहसंयोजक यौगिक है। कैसा यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक में क्या होता है? अधातुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और जिसके परिणाम स्वरूप सहसंयोजक यौगिक बनता है। तो यहां पर देखो, कार्बन और क्लोरीन दोनों क्या है? अधातु है। इसमें क्या है? आपका कार्बन और क्लोरीन दोनों क्या है? अधातु है।
और उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होकर क्या बना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना है। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉनों के खाली जगह से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। तो धातु और अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहा जाता है, आयनिक यौगिक कहा जाता है। दूसरा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। तीसरा है, आयनिक यौगिकों के गलनांक और कवतनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि विपरीत आवेशित आयनों में मजबूत क्या होता है, मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। क्या होता है, मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। क्या होता है, मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। आगे बढ़ते हैं, आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, ऐसी दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो ऐसी दो धातु कौन सी है, सोना और चांदी। कौन सी, सोना और चांदी। सोने का प्रतीक क्या है, AU, और सिल्वर का है AG, है ना। तो देखो, सोना और चांदी ये दोनों ही क्या है, आपकी बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है, जिसकी वजह से ये दोनों ही प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है कि यह अन्य तत्वों के साथ यौगिक के रूप में नहीं मिलती है। मतलब सीधे से कह सकते हैं कि ये जो धातु है वो अपने मूल धात्विक रूप के अंदर पाई जाती है। जैसे सोने की खानों में से हम सोने के टुकड़े प्राप्त करते हैं और चांदी की खानों में से हम चांदी के टुकड़े डायरेक्ट प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अगर मैं और धातुओं की बात करूं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये क्या होती है, ये बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होती है। इस वजह से ये हमेशा यौगिकों के रूप में पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, 15वां प्रश्न है कि लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। तो लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, उसे कहा जाता है गैल्वेनीकरण अथवा यसद लेपन। क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है गैल्वेनीकरण अथवा यसद लेपन। तो इससे होता क्या है कि ये जो परत चढ़ जाती है, ये परत क्या करती है, आपकी लोहे और इस्पात के डायरेक्ट वायु अथवा नमी के संपर्क को रोकती है, जिसकी वजह से उन पर जंग लगने जैसी घटना नहीं हो पाती है और वो सुरक्षित बने रहते हैं। आगे बात करें, 16वां, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो सक्रियता श्रेणी धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने वाली एक सूची है। सक्रियता श्रेणी क्या है, एक लिस्ट है, एक सूची है, जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम के अंदर व्यवस्थित किया गया है ना। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर की धातु है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील है, फिर और सबसे जो अंत की धातु है वो सबसे कम क्रियाशील है, और जो मध्यम की धातु है वो मध्यम क्रियाशीलता को प्रदर्शित करती है। आगे समझ में, ये आपने चैप्टर के दौरान अच्छे से पढ़ी होगी। 17वां प्रश्न है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में अविलेय अशुद्धियां एनोड तली के ऊपर निक्षेपित यानी जमा हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि के अंदर जो अविलेय अशुद्धियां होती है, जो एनोड तली के ऊपर जमा हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है, उसे कहते हैं एनोड पंख या एनोड मड कहते हैं। अब बात करूं विद्युत अपघटनी परिष्करण की, तो ये क्या है, ये आपके धातुओं को शुद्ध करने की एक विधि है। क्या है, धातुओं को शुद्ध करने की एक विधि है। धातुओं को शुद्ध करने की क्या है, धातुओं को शुद्ध करने की एक विधि है। ठीक, आगे 18वां, खनिज और अयस्क में अंतर क्या है। खनिज और अयस्क के अंदर अंतर क्या है। तो खनिज पृथ्वी की सतह में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक शामिल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ जिसमें धातुएं या उनके यौगिक जो कीमती होते हैं वो पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं खनिज। बात करूं अयस्क की, तो वे खनिज
जिनसे धातुओं को आसानी से और लाभकारी ढंग से निकाला जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। इसका मतलब सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 19 की। किसी धातु के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटय के रूप में किसे प्रयुक्त करेंगे? यानी किसी की धातु का विद्युत अपघटनी परिष्करण हम कर रहे हैं, उसको शुद्ध करने के लिए तो आप एनोड किसको बनाओगे, कैथोड किसको बनाओगे और विद्युत अपघटय के रूप में किसका उपयोग करेंगे? तो देखें यहां पर, जैसे यहां पर आपके तांबे का हमें क्या करना है? विद्युत अपघटनी परिष्करण करना है। तो एनोड किसको बनाएंगे? अशुद्ध धातु की मोटी परत को या मोटी छड़ को। यानी जैसे हमें तांबे का कॉपर का शुद्धिकरण करना है तो अशुद्ध कॉपर को हम क्या बनाएंगे? एनोड बनाएंगे। शुद्ध कॉपर की पतली परत को हम कैथोड बनाएंगे और उस धातु के लवण का कोई विलयन है जैसे कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसको क्या बनाएंगे? हम विद्युत अपघटय बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, एनोड बनाएंगे हम अशुद्ध धातु की मोटी परत को, कैथोड बनाएंगे शुद्ध धातु की पतली परत को और विद्युत अपघटय बनाएंगे उस धातु के लवण के विलयन को। आगे समझ में? अगला प्रश्न है निस्तापन और भर्जन में अंतर क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखें, निस्तापन क्या होता है? तो यह कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। यानी कार्बोनेट अयस्कों को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन। यह प्रक्रिया हवा की अनुपस्थिति में या सीमित हवा की उपस्थिति के अंदर की जाती है। ये जो प्रक्रिया है वो या तो हवा की अनुपस्थिति में या सीमित हवा की मौजूदगी के अंदर की जाती है। बात करो भर्जन की, तो यह सल्फाइड अयस्कों को हवा की उपस्थिति के अंदर अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। ऐसा समझ में? अगर मैं बात करूं निस्तापन की, निस्तापन में जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, इसका निस्तापन अगर मुझे करना है तो मैं हवा की अनुपस्थिति में इसको गर्म करूंगा तो ये किसमें बदलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड में और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड में। भी बात करूं मैं भर्जन की, जैसे मैं जिंक सल्फाइड को गर्म करूंगा हवा की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? आपका जिंक ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगी? आपके सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। तो निस्तापन क्या है? कार्बोनेट अयस्कों को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, जबकि भर्जन आपके सल्फाइड अयस्कों को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। ये दोनों के अंदर अंतर है। निस्तापन की जो प्रक्रिया है वो हवा की अनुपस्थिति में होती है और भर्जन की क्रिया हवा की उपस्थिति में होती है। आगे प्रश्न संख्या 21 है आपका कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं और दो उभयधर्मी ऑक्साइड के आपको उदाहरण भी देने हैं। तो इसका उत्तर देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और सारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और सारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? आपके लवण और जल बनाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों ही क्या है? आपके उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 22, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ये प्रश्न तो आप सब जानते होंगे कि सोडियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है और यह वायु और जल के साथ तीव्रता से क्या करता है? अभिक्रिया करता है और तुरंत ही आग पकड़ लेता है। केरोसिन के तेल में डुबोकर रखने से सोडियम का वायु और जल से संपर्क टूट जाता है, जिसकी वजह से यह सुरक्षित रहता है और इसमें आग लगने जैसी दुर्घटना नहीं होती है। ठीक, तो आप याद रखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही सार धातुएं हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है और वायु में ऑक्सीजन और नमी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। इस वजह से अभिक्रिया कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी, और इसी वजह से आग का कारण बनता है। और इन धातुओं को सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन जैसे तेल में डुबोकर रखा जाता है जो वायु और जल से उन्हें क्या करता है? दूर रखता है। 23वां है धातु क्रम क्या है और गैंग से आप क्या समझते हैं? तो धातु क्रम क्या है? धातु क्रम वह वैज्ञानिक और एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को या अयस्कों से धातुओं को शुद्ध रूप के अंदर निष्कर्षित किया जाता है। धातु क्रम क्या है? एक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रोसेस है जिसके जरिए अयस्कों में से धातुओं को शुद्ध रूप के अंदर निष्कर्षित यानी प्राप्त किया जाता है। फिर बात करें गैंग की, तो अयस्कों के अंदर मिट्टी, रेत, पत्थर आदि जैसी अशुद्धियां मौजूद होती है।
इन अशुद्धियों को ही गैंग अथवा आधात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इन अशुद्धियों को ही गैंग अथवा आधात्री कहते हैं। आगे 24 है, कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाओ। तो ये आपके सामने कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण का चित्र है ना। देखो यहाँ पर विलयन के रूप में कॉपर सल्फेट के विलयन का उपयोग किया गया है। एनोड किसको बनाएंगे हम? अशुद्ध धातु के मोटी परत को। कैथोड किसको बनाएंगे? शुद्ध धातु की पतली परत को। और उस स्थिति में जो आपका अपद्रव्य होगा, है ना, जो अशुद्धियां होगी, वो एनोड पंख के रूप में यहाँ पर क्या हो जाएगी? इकट्ठा हो जाएगी। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 का ही देख लो। एनोड, एनोड किसको बनाएंगे? अशुद्ध कॉपर की छड़ को। कैथोड बनाएंगे शुद्ध कॉपर की पतली परत को। और विद्युत अपघट्य के रूप में कॉपर सल्फेट के अम्लीय विलयन का यहां पर हम उपयोग करेंगे। आगे बढ़े 25, एक तत्व ए है, वो ऑक्साइड A2O3 बनाता है, जो कौन सी प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का। धातु या अधातु के रूप में ए को पहचानो और यह ऑक्साइड अम्लीय या क्षारीय किस प्रकृति का होगा, यह भी आपको बताना है। तो जो तत्व ए है वो क्या होगी? आपकी अधातु होगी। और अधातु के ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यह आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26, प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? तो देखो, प्लेटिनम, सोना और चांदी ये तीनों ही बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है और ये आसानी से संचारित नहीं होते, यानी इन पर जंग नहीं लगता और इनकी चमक भी तेज होती है। इसी वजह से इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 27, विद्युत हीटर का तापन तार किसका बना होता है? और किसी विद्युत हीटर का क्रोड नहीं चमकता जबकि तापन तार क्यों चमकता है? तो देखो, सीधी सी बात है कि विद्युत हीटर का जो तापन तार है वो किसका बना होता है? वो तापन तार आपका नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। परिपथ में जुड़ा हुआ जो तार होता है वो जनरली तांबे का होता है, जबकि हीटर का जो तापन अवयव होता है वो प्राय नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता है वो तांबे से बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से जो तापन तार होता है वो चमकता नहीं है, जबकि जो तापन अवयव नाइक्रोम है वो क्या होता है? उत्पित होता है, उद्दीप्त होता है, यानी कि चमकता है, क्योंकि नाइक्रोम की प्रतिरोधकता तांबे से बहुत ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28, आयनिक यौगिकों के 3 गुणधर्म बताने हैं। तो पहला गुणधर्म है भौतिक अवस्था। आयनिक यौगिक सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। फिर बात करें उच्च गलनांक और कवतनांक। आयनिक यौगिकों के गलनांक और कवतनांक बहुत ही उच्च होते हैं, क्योंकि आयनों के बीच में मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। फिर जल में विलयता की बात करें तो ये जल के अंदर घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे कैरोसिन या पेट्रोल के अंदर अघुलनशील होते हैं। ये तीनों की विशेषता हो गई, आयनिक यौगिक की 3 विशेषता हो गई। 29 है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, ये समझाना है। तो आयनिक यौगिकों का जो गलनांक है वो बहुत उच्च होता है, क्योंकि विपरीत आवेशित आयनों यानी धनायन और ऋणायन के बीच में मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है और इन मजबूत बंधों को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता। इसीलिए आयनिक यौगिकों को पिघलाने के लिए उच्च तापमान की जरूरत पड़ती है। तो सिंपल सा कारण है कि आयनों के बीच मौजूद मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होने की वजह से इनका गलनांक और कवतनांक दोनों ही क्या होते हैं? काफी उच्च होते हैं। प्रश्न संख्या 30 है कि जो वर्षा जल है वो विद्युत का चालन करता है लेकिन आसुत जल नहीं करता है, इसका कारण क्या है? तो वर्षा जल के अंदर थोड़ी मात्रा में लवण और खनिज घुले होते हैं, जो आयनों के रूप में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। और ये आयन विद्युत आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं और विद्युत धारा का संचालन करते हैं। लेकिन आसुत जल, जो शुद्ध जल होता है, उसमें कोई भी लवण या खनिज घुले हुए नहीं होते और आयनों की अनुपस्थिति की वजह से आसुत जल विद्युत का संचालन नहीं कर पाता है। प्रश्न संख्या 31 की बात करें, धातु और अधातु के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, उदाहरण देकर समझाओ। तो आप सबको पता है कि धातुओं के जो ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड की विक्रिया जल के साथ होती है तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? क्षारक है। वही मैग्नीशियम ऑक्साइड की विक्रिया जल के साथ होगी तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और वो भी क्या है? आपका क्षारक है। फिर बात करें अधातु ऑक्साइड की तो वो जनरली अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की विक्रिया जल के साथ हो रही है तो क्या बनेगा? H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट,
जो कि क्या है आपका एक अम्ल है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ होगी तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा और उसकी प्रकृति भी कैसी होगी, अम्लीय होगी। 32 नंबर प्रश्न है कि एक यौगिक जिसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर हेतु किया जाता है, यह पदार्थ जल अवशोषित करने पर कठोर हो जाता है, उस पदार्थ को पहचानिए, रासायनिक सूत्र लिखिए और निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो वो पदार्थ कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। सूत्र क्या है, CaSO4 हाफ H2O है। निर्माण कैसे होता है, तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को खो देता है और आपका POP बनाता है। जिप्सम CaSO4 2H2O, उसको हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो बनेगा आपका POP और आपका जल के अणु अलग हो जाएंगे। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 33 की, निम्न में अभिक्रियाओं के आधार पर X को पहचानिए और A, B और C के नाम और सूत्र बताइए। देखो सबसे पहले यहाँ पर X कौन सा पदार्थ है, तो जो आपका X पदार्थ है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब जिंक से होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा। N का मान क्या होगा, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बनेगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl के साथ होगी तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो B का मान क्या आएगा, NaCl। और जब NaOH की अभिक्रिया CH3COOH के साथ होगी तो क्या बनेगा, तो CH3COONA, सोडियम एसीटेट बनेगा। आगे समझ में, तो X का मान क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। A का मान क्या होगा, सोडियम जिंकेट होगा। B का मान सोडियम क्लोराइड और C का मान होगा सोडियम एसीटेट। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके अध्याय 3 धातु एवं अधातु से संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। अतः आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर ले और बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी हेतु आज ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां पर आपको सभी क्लासेस, नोट्स, PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।